हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और इस सेशन का लिंक जो है किसी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी मज़ेदार बन जाए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग रोज़ सुबह में सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग केवल और केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम लोग कवर करते हैं। और आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस का 7वां सेट है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेशंस को अटेंड नहीं किया था किसी कारणवश, तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार सेशन को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए और इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल सुपर प्रैक्टिस सेट 2023 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करते चलना है। बताइए, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। 5 से 7 सेकंड में प्रयास करेंगे कि आप लोग आंसर कमेंट कर दें। देखिए कैसे आंसर कमेंट करना है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और यहाँ पर ऑप्शन इसका लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये पहला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है और यहाँ पर आंसर ABCD जो भी होगा यहाँ पर आप लोग आंसर जो है यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। अच्छा, वर्ष 2023 में विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हिंदी में इसको कहेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। क्लियर है? अच्छा, 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है? तो 8 जून के दिन प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। मेरा प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बताते चलूँ। जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यान से आप सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। जैसे कि आपने पहला ही प्रश्न में देखा, मैंने 4 इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में आपको बताया कि वे कब मनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि घास से संबंधित अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। घास से संबंधित अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी आंसर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कमेंट करेंगे। और आप लोग लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए। लाइक में आपको कोई पैसा नहीं देना होता है और इससे मैं बार बार बोलता हूँ लाइक करने के लिए। इससे क्या होता है कि मेरा जो मोटिवेशन है ये बूस्ट होता है, काम करने की जो इच्छा होती है ये ज़्यादा होती है, ताकि पता चलता है कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं। ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो इससे मोटिवेशन निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। यह घास से संबंधित अध्ययन है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इसके अंतर्गत सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और इससे बेहतर कंटेंट बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। कहीं भी आप जाइए वहाँ पर जो है आपको आसान सा प्रश्न, और वो भी केवल टिक लगा करके बताया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, और पिछले 4-5 वर्षों का अनुभव है हमारे चैनल को बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराने का। ये जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा
कब हुई थी? बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? यही प्रश्न है सेम। बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1986 में एक और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता दीजिए, फटाफट कमेंट में बता दीजिए। देखिए, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। क्लियर है? अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अधिनियमित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखेंगे। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मैंने 4 प्रश्न आपको बता दिया। पहला तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके एक बार बता दीजिए। देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? कल ही मैंने आपको बताया था कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति, तो ये आपको याद होगा, यह रशिया में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक दल का जो नेता था यह लेनिन था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? बताइए। देखिए, लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है 1921 में किया था। लेनिन ने यह अनुभव किया कि समाजवाद को बचाने के लिए थोड़ा सा पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा। क्लियर है? 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सारे वीडियोज मैंने कवर कराया हुआ है। बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2023, बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस कांस्टेबल VVI क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सबको मैंने कवर कराया हुआ है। ठीक है, देखिए, डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? बताइए। डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन जो है निम्न में से किस प्रकार की दवा है? बताइए, कमेंट करिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, ये जो दवाएं दिए गए हैं यह एक कीटनाशक हैं। ठीक है, क्या है? यह कीटनाशक हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, यही पैटर्न होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अगला प्रश्न कर लेंगे कि वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक खाली स्थान दिया गया है द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किस दर्पण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वस्तु से बड़ी आभासी छवि? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, अवतल दर्पण का अगर आपसे उपयोग पूछा जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है यह सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, साइड मिरर नहीं, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो देखिए आँख, नाक, कान, गले के डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कान की कितनी कान में यहाँ पर या कान की कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये भी सही है। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये भी सही है। बताइए, कान में हड्डियों की संख्या। और यहाँ पर हमारे कान कितने हैं ये ध्यान रखना आपको, 2 कान हैं, इसीलिए दोनों कान को जोड़ करके बताना है। कान की कितनी हड्डियाँ होती हैं? बताइएगा राइट आंसर। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है और दूसरे कान में भी 3 हड्डी पाई जाती है, तो टोटल 6 हड्डियाँ होगी हमारे कान की हड्डी। अच्छा, एक कान में ये 3 हड्डी जो कौन सी है? एक इनकस है, एक इनकस है, ठीक है, एक मैलियस है, इनकस, मैलियस, और तीसरा जो है ये स्टेप्स है। आपको पता है ना कि ये जो स्टेप्स जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यह कान की हड्डी है। तो एक कान में एक इनकस,
एक मैलियस और एक स्टेप्स, यानी कि एक कान में 3 हड्डी होती है, फिर दूसरे कान में 3 हड्डी, तो टोटल 6 हड्डी हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी है? ये फीमर है। फीमर यह जांग की हड्डी है। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला जो है यह किन 2 देशों को अलग करती है? पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है, बताइएगा। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो यूराल है। ठीक है, ये प्रश्न तो एक ये बनता है, आपसे कई बार पूछा भी गया है। और यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है यह स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। इसका विस्तार स्पेन और फ्रांस में है। स्पेन और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संकेत अक्षर NHRC, यहाँ हिंदी में भी है, इसका अभिप्राय क्या है? बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। NHRC का क्या है? तो NHRC का फुल फॉर्म ऑप्शन लिख करके बता दीजिए। क्वेश्चन का नंबर 9 लिख दीजिए और यहाँ पर ऑप्शन लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए, NHRC का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है यह कब की गई थी? तो मैंने आपको बताया भी था कि 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स यह माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अणुओं को, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। अगर पूछा जाए कि किस रूप में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को संग्रहित करता है तो याद रखेंगे एटीपी। क्लियर है? चलिए, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका का, और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? अच्छा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाया था? कुतुब मीनार की नींव रखवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और उसकी जो आखिरी और 5वीं मंजिल है इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे कि आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको क्या कहते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको क्या कहते हैं? और जब सेशन एंड होगा, सेशन जब समाप्त होगा, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स? और स्कोर आप कहाँ कमेंट करेंगे? तो लाइव वाले चार्ट पे नहीं कमेंट करेंगे, आप जाके जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है? चलिए, देखिए, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप कमेंट करके आंसर बताइए, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। चलिए, उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया है। बाउल जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। अच्छा, बिहार का अगर लोक नृत्य आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? बिहार का लोक नृत्य झिझिया है, कजरी है, जाट जाटिन है। जाट जाटिन, कजरी, झिझिया। ठीक है, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे
कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। बताइए कौन सा राज्य था जिसने पहले बार शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया, यानी कि जीरो बेस बजटिंग तकनीक को अपनाया था। बताइए ZBB जीरो बेस बजटिंग कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जो है शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया। अच्छा ये शून्य आधारित बजट जो है इंडिया में इसे अपनाया गया था सर्वप्रथम कब 1987 में। इसका प्रयोग भारत में पहली बार 1987 में किया गया था और पहला राज्य जो शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया था यह राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक लेंस में आवर्धन क्षमता का मान सदैव 1 से कम होता है, वह कहलाता है। कौन सा लेंस है जिसके आवर्धन क्षमता का मान सदैव 1 से कम होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए कौन सा लेंस है जिसमें आवर्धन का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है? तो यह लेंस जो है फ्रेंड्स यह अवतल है। अवतल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। करंट अफेयर्स भी 2-4 प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है। बताइए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? अच्छा यह इंडेक्स जारी कौन सी संस्था करती है? तो यह जारी करती है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसको हम लोग IMD कहते हैं। ठीक है, भारत का स्थान जो है इसमें पूछा गया है, भारत का स्थान 40वां है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यानी कि छुआछूत जो है इसका निवारण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यह जो अस्पृश्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है अस्पृश्यता निवारण से, ये आर्टिकल 17 में है। क्लियर है, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 क्या है? तो फ्रेंड्स यह मौलिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे। अच्छा अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 21 में क्या है? तो आर्टिकल 21 में आपको याद होगा जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। ठीक है, यह जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? अच्छा G7 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि 7 कंट्रीज है, इसमें 7 कंट्री का नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है G7 में इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, 7 देश जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो कनाडा, फ्रांस, उंगली पर काउंट करेंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 7 देश हैं। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी और 2023 में जो है इसका मेजबान देश जापान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल को सन 2000 में अपनाया गया था। सन 2000 में इसे अपनाया गया था और 2003 में जो है इसे लागू किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स यह जैव विविधता की रक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे जैव सुरक्षा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ओजोन जो परत है उसके क्षरण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है ओजोन परत की सुरक्षा से, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मैंने आपको बताया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। और इस पर साइन कब किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर? तो 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह प्रभावी हुआ था कब? तो प्रभावी यह 1989 से हुआ था। ठीक है, अच्छा आर्द्रभूमि संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन आपको याद होगा। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। क्लियर है?
चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए कितने सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। राज्य विधानसभा पूछा गया है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो देखिए अधिकतम जो हो सकती है ये 500 हो सकती है, और न्यूनतम भी याद रखेंगे, अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकती है। क्लियर है। अच्छा ये तो विधानसभा हो गया। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है यह उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, और 40 से कम नहीं हो सकती है। क्लियर है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं हो सकती है। चलिए सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में है, जरा कमेंट करके आंसर बताइए, फटाफट बताइए। चलिए तब तक हम लोग 21 नंबर प्रश्न करते हैं। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा एमआरआई का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर है। बताइए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए एमआरआई मशीन में जो है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय तरंग राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। कमेंट करके पहले आंसर बता दीजिए, फिर मैं इस प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता हूं। बताइए कमेंट करके आंसर बताइए। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। देखिए मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान के विरुद्ध किया था 1175 में पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने मुल्तान के विरुद्ध किया था, और दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में पाटन पाटन जो कि कहाँ पर पड़ता है, गुजरात पर किया था। ठीक है। और उस समय वहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय था और इसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त किया था। भीम द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था। अच्छा कैबिनेट मिशन के सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है, तो इसके सदस्य कौन कौन से थे। सबसे पहले तो कितने सदस्य थे बताइएगा, उसके बाद मैं नाम बता देता हूँ। तो ये पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है फ्रेंड्स। और यह मिशन जो है कैबिनेट मिशन, यह आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। चलिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर ही क्या बना था, संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए संविधान सभा की जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला होता है। अच्छा अगर आप गांव में रहते हैं तो आप देखते होंगे किसी गाय के दूध का रंग थोड़ा सा पीला होता है और किसी गाय के दूध का रंग पूरी तरह से सफ़ेद होता है। यही प्रश्न में पूछा गया है कि पीला जो होता है ये किसके कारण से होता है। तो हल्का पीला कलर जो होता है गाय के दूध में, यह होता है कैरोटीन के कारण। और किसी किसी गाय का दूध पूरी तरह से सफ़ेद होता है, तो ये सफ़ेद होता है किसके कारण से, तो केसिन के कारण से। किसके कारण से, केसिन के कारण से। ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अच्छा रुधिर वर्ग यानी कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। बात आई है ब्लड ग्रुप की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और प्रश्न में पूछा गया है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो एंटीबॉडी जो है यह किस में नहीं पाया जाता है, तो ब्लड समूह ए बी में, रक्त समूह ए बी में। ठीक है फ्रेंड्स। ए बी को जो है यूनिवर्सल रेसिपिएटर कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राहिता। ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, सर्वदाता। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए औरंगजेब ने सिखों के जो 9वें गुरु थे, कौन से गुरु, सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, इन्हीं की हत्या करवाई थी। ठीक है।
अच्छा, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? जहांगीर आपसे अगर पूछा जाए तो गुरु अर्जुन जो थे सिखों के 5वें गुरु, इनको जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह मुद्रा क्या कहलाती है? तो देखिए, यह जो मुद्रा है जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है, यह हॉट मनी कहलाती है। हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है, टीयर गैस जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, यह क्या होती है? बताइए, कमेंट करके इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। तो यह गैस जो है यह क्लोरीन होती है। कौन सी? क्लोरीन होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था? 1857 की क्रांति में लखनऊ में जो क्रांति हुआ था उसको दबाने वाला ब्रिटिश कौन था? तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी लखनऊ में, उसका नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये लखनऊ में किसने किया था, बताइए, कमेंट करके बताइए। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और इनके खिलाफ में जो ब्रिटिश ऑफिसर था जो इस अंग्रेज को दबा रहा था वो कौन था? तो फ्रेंड्स, यह कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, नील जो था, कर्नल नील, ये कहाँ से जो 1857 की क्रांति थी उसको दबाने का प्रयास कर रहा था? तो ये इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। और ह्यूरोज जो था ये झांसी से, जो 1857 की क्रांति थी इसके विरुद्ध में जो अंग्रेज ऑफिसर था। ठीक है, ह्यूरोज, और झांसी से कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और बिहार में वीर कुंवर सिंह थे। यूएनडीपी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अच्छा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको कहेंगे हिंदी में। इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न हमारा कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो विश्वेश्वरैया ने लिखा है। एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? देखिए, पाटलिपुत्र की किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, बताइए। तो मगध का शासक था। अच्छा, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह या गिरिब्रज थी। उसके बाद देखिए उदयन आया और इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। उदयन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नागदशक आता है, तो नागदशक पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली ले जाता है। फिर कालाशोक जो उसका उत्तराधिकारी आता है नागदशक का, फिर राजधानी को वैशाली से पुनः लेकर के पाटलिपुत्र चला जाता है। पहली बार पाटलिपुत्र को किस शासक ने राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। ठीक है, उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में बांकीपुर में आयोजित की गई थी? बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है यह किस वर्ष हुआ था? बांकीपुर में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में होने वाला था। ठीक है, यह पहला अधिवेशन है जो बिहार में हुआ था, बांकीपुर पटना में 1912 में। ठीक है, चलिए इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। और फिर 1922 में हुआ था गया में दूसरा अधिवेशन बिहार में। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विक्ट्री सिटी, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे हम लोग
विक्ट्री सिटी, इस पुस्तक को लिखा किसने है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्ट्री सिटी को लिखा किसने है बताइए। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए। 2023 की यह प्रमुख पुस्तक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। विक्ट्री सिटी पुस्तक को लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी ने लिखा है। अच्छा, सलमान रुश्दी से कुछ याद आ रहा है आपको? 1981 में इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। 1981 में इनको बुकर पुरस्कार मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए दिया गया था। कौन सी पुस्तक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रंस। अगर आपसे पूछा जाए कि मिडनाइट चिल्ड्रंस किसकी पुस्तक है तो सलमान रुश्दी की याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद है 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखेंगे। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है यह कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, 1992 में। अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स, सेशन को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत कम लोग लाइक किए होंगे अब तक। कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल फ्री है लाइक करना, तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अच्छा, सबसे पहले तो याद रखेंगे भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार में है। बिहार में कहाँ पर स्थित है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य? बताइए, कमेंट करके बताइए। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है। कहाँ पर है? मुंगेर में है। ठीक है। अच्छा, नागी नकटी, एक नागी नकटी, नागी नकटी जो है यह पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है? बताइए कमेंट करके। नागी नकटी जो है ये जमुई में है। जमुई में है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? जमुई में है। चलिए, भीम बांध कहाँ पर है? तो यह मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवीतमा शब्द से संबोधित किया गया है? देवीतमा शब्द से किस नदी को संबोधित किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में देवीतमा, मातेतमा, देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा, याद रखेंगे। ऋग्वेद में देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा जो है यह शब्द संबोधित किया गया है सरस्वती नदी के लिए। किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट की पुस्तक आपको बताना है। इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट की पुस्तक है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर। और सेशन के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप आंसर बताइएगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है। चलिए, कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसमें से तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा किसने है? अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है इसको लिखा है एनी बेसेंट ने। ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ को लिखा है एनी बेसेंट ने। इंडिया डिवाइडेड को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और इंडियन स्ट्रगल को लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर? तो कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है? तो न्यू इंडिया। और कॉमनवेल्थ भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए कन्याकुमारी जो है कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो ये तो सुमेलित हो गया। यहाँ पर है चिल्का, कहाँ पर है? चिल्का झील है उड़ीसा में है, आपको पता है, ये सही है। मानस कहाँ पर है? मानस असम में है, ये भी आपको पता है। मानस काजीरंगा असम में है। ओरांग भी असम में है। ओरांग नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो ओरांग जो है ये भी असम में है, ध्यान रखेंगे। ऊटी जो है ये कहाँ पर है? यह दर्शनीय स्थल है, हिल स्टेशन है ऊटी, यह कर्नाटक में नहीं है। यह कहाँ पर है? ऊटी तमिलनाडु में है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह है? किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह हैं? ये जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? बताइएगा। किन्नौर गद्दी, तो ये जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? बताइए, माँ के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है? कमेंट करके बताइए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो लोग इसका आंसर देंगे उनकी तैयारी समझिए बहुत ही बढ़िया चल रही है। माँ के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है यह कौन सा है? इम्यूनोग्लोबिन ए है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए है।
ठीक है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। देखिए राज्य चुनाव आयुक्त को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान जो है इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पर है। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है। हंगरी की राजधानी जो है यह बुडापेस्ट है। यहाँ पर देखिए बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, रोम जो है यह इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो रोम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाती है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं क्या कहलाता है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कमेंट में बताइए आंसर। चलिए तो यह कौन सी पुस्तक है, कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, तो फ्रेंड्स यह जातक है। जातक है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है। साइड मिरर के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए मोटर वाहन में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर बता दीजिए, आसान प्रश्न है, कमेंट करके फटाफट इसका आंसर सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर इसका उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का जो है इस्तेमाल मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वह पाठ्यांक जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, वह पाठ्यांक कौन सा है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो यह पाठ्यांक जो है यह कितना है बताइए। देखिए यह पाठ्यांक जो है -40 डिग्री है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है पैमाने मेल खाते हैं यानी कि बराबर होते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। एंजाइम लाइपेज, लाइपेज वसा पचाने वाला एंजाइम होता है और इसका जो स्रोत पूछा गया है यह क्या है, बताइए। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो फ्रेंड्स यह जो है अग्नाशय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय से जो है एंजाइम निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, सर्वोत्तम टाइप कौन सा है, बताइएगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है कौन सा है। कोयले का जो इसमें से सर्वोत्तम प्रकार है ये एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में जो है 80 से 90% जो है कार्बन पाया जाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वही सर्वोत्तम किस्म भी होगा कोयला का, तो एंथ्रासाइट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एटना ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर स्थित है। एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताइए। देखिए एटना जो है यह कहाँ पर है, तो इटली में है। इटली की और भी ज्वालामुखियाँ हैं जैसे कि एक एटना हो गया, उसके बाद ध्यान रखेंगे एटना के बाद विसुवियस, ठीक है, विसुवियस, क्लियर है। और एक है स्ट्राम्बोली, 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 ठीक है, याद रखेंगे। स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना कहाँ की है, इटली की ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। हम लोग इस सुपर प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए 50 प्रश्नों को कवर करते हैं। इसका आंसर आप मैं बता देता हूं, तब तक आप क्या करिए कमेंट बॉक्स में चले जाइए, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जा करके अपना स्कोर लिख दीजिए। देखिए जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और आखिरी तीर्थंकर 24वें वर्धमान महावीर थे। दूसरा तीर्थंकर पूछा गया है तो फ्रेंड्स यह कौन थे, अजीतनाथ थे। अजीतनाथ राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर लिख दीजिए और फ्रेंड्स सेशन को एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए।